आज हम इस वीडियो में सीबीएसई का सैम्पल पेपर क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का पार्ट बी और सी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग 25 है। उस घटक का नाम बताइए जो इस परीक्षण के द्वारा मापा जाएगा। नेम द कंपोनेंट विच इज मेजर्ड बाय द टेस्ट। तो इस चित्र में जो टेस्ट दिखाया गया है इसके द्वारा हम किस कंपोनेंट के मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, जिसमें से सी ऑप्शन राइट है, फ्लेक्सिबिलिटी। लचक का मापन हम करेंगे, ये सिट एंड रिच टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सरसाइज शुड बी डन टू क्योर दिस डिफॉर्मिटी। इस विकृति का उपचार करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इसमें चपटा पाँव एक विकृति दी हुई है, तो इसके उपचार के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्कीपिंग, रस्सी कूदना, वॉकिंग ऑन हील्स, एड़ी पर चलना, ये दोनों ही एक्सरसाइज इसके लिए करनी चाहिए। तो बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ फिटनेस विच इज़ टेस्टेड थ्रू दिस एक्सरसाइज। इस चित्र में दिखाई गई एक्सरसाइज से हम किस स्वास्थ्य के फिटनेस को नाप सकते हैं, स्वास्थ्य के घटक को नाप सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ फिटनेस को। तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का चित्र है, तो इसके द्वारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मापा जा सकता है। तो बी ऑप्शन जो है विस्फोटक शक्ति इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड इफ़ देयर आर 22 टीम्स फॉर द नॉकआउट फिक्चर। अगर नॉकआउट फिक्चर में 22 टीम खेल रही हैं तो कितने मैच होंगे। तो मैच निकालने का फार्मूला है n-1। तो 22 में से 1 माइनस करेंगे तो 21 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, वही राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मैनी बाइज विल बी गिवन इफ़ देयर आर 8 टीम्स इन द लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में 8 टीम है तो कितनी बाइज दी जाएगी। तो लीग टूर्नामेंट में बाइज तो नहीं दी जाती, सिर्फ एक साइकिलिंग फिक्चर है लीग टूर्नामेंट का जिसमें बाइज दी जा सकती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि नॉकआउट फिक्चर होना चाहिए था। तो नॉकआउट फिक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम 8 टीम का माने कि कितनी बाइज दी जाएगी, तो उसका फार्मूला है 2 की पावर n माइनस n। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 ली जाएगी जिसकी वैल्यू हो जाएगी 8। तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो डी ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर है। तो 0 बाइज हो जाएगी। हलासन इज यूज्ड फॉर क्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज़। हलासन इन विकृतियों में से किसके इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो हलासन जो है लॉर्डोसिस के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। तो लॉर्डोसिस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, मैच द फॉलोइंग। इसमें एक तरफ विटामिन दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके नाम दिए हुए हैं, तो इनको मैच करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर और क्लियर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले विटामिन B12 दिया हुआ है और इधर ABCD को देखकर हमें मैचिंग करनी होगी इस बार। तो इसमें ए थायमिन दिया हुआ है, थायमिन को मैच करेंगे विटामिन B1 से, ये इसी का नाम है। और ऑप्शन नंबर बी में बायोटीन दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 से मैच होगा, विटामिन B7। कोबलामाइन दिया हुआ है, इसका मैच होगा विटामिन B12 से, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नियासिन मैच होगा 2 नंबर से, विटामिन B3। तो इस प्रकार से ये मैचिंग जो है ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है, 4 3 1 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, मैच द फॉलोइंग। इसमें भी मैचिंग करनी है। एक तरफ एक्सरसाइज दी हुई है, दूसरी तरफ उन एक्सरसाइज के द्वारा शरीर के किस कंपोनेंट की जांच की जाती है, मेजरमेंट की जाती है, उनके नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। तो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को नापा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, इससे नापा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट है लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी नापी जाएगी सिट एंड रिच टेस्ट से, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपकी मैचिंग बी जो है राइट लग रही है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अपर बॉडी की स्ट्रेंथ नापी जाएगी, पुशअप्स लगा रही हैं ये लड़कियाँ, ये 3 नंबर पे पुशअप्स लगा रही हैं, 3। और एब्डोमिनल स्ट्रेंथ हो जाएगा नंबर 2 पे, जो पार्शियल कर्ल अप किए जा रहे हैं, पेट की उदरीय शक्ति जो है इससे नापी जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ए का 4 और बी का 1 और सी का 3 और 4 का 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है 4 1 3 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़ विद देयर रेमिडियल एक्टिविटी। एक तरफ आपको पोस्चुरल डिफॉर्मिटी यानी कि आसन संबंधी विकृतियाँ दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनको सुधारने के लिए एक्सरसाइज दी हुई हैं। तो इनको मैच करना है। यहाँ पर भी हम ABCD को देखकर मैच करेंगे। तो सबसे पहले ए दिया हुआ है हॉर्स राइडिंग।
हॉर्स राइडिंग को नोक नीज को ठीक करने के लिए किया जाता है, तो ये एक नंबर इसके साथ मैच हो जाएगा। बी है हलासन, जो कि लॉर्डोसिस को ठीक करने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो इसको 3 से मैच कर देंगे। त्रिकोण आसन को स्कोलियोसिस को ठीक करने के लिए किया जाता है, तो इसको हम 4 से मैच कर देंगे, तो इसका सी का हो जाएगा 4। उसके बाद है लास्ट में गरुड़ासन। गरुड़ासन जो है बो लेग्स को ठीक करने के लिए किया जाता है, तो डी का यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारी राइट मैचिंग कौन सी होगी, ए को हमें 1 से मैच करना है और बी को हमें 3rd से मैच करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और सी को हमें 4 से मैच करना है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, और डी को 2 से मैच करना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1 3 4 2। नेक्स्ट है मैच द मूवमेंट का मतलब है गति के प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं और गतियों के चित्र भी दिए हुए हैं, जिनको आपस में आपको मैच करना है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में फ्लेक्शन दिया हुआ है, जिसमें एंगुलर जो है एंगल आपका कम हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। ए को हम 4 से मैच करेंगे। नेक्स्ट है आपका अडक्शन में बॉडी की मिड लाइन से पार्ट जो है बॉडी की मिड लाइन के पास जब आता है शरीर का कोई बॉडी पार्ट, तो वहाँ पर होता है अडक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है अडक्शन, बॉडी पार्ट जो है हाथ जो है बॉडी की मिड लाइन के पास आ रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का राइट हो जाएगा 1। तो यहाँ पर फ्लेक्शन को हमने 4 से मिला लिया, बी को 1 से मिला लिया, और सी में आ जाएगा एक्सटेंशन हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो यहाँ पे 3 से मैच कर देंगे एक्सटेंशन को, क्योंकि यहाँ पर एंगल बढ़ रहा है। लास्ट है आपका एबडक्शन में बॉडी पार्ट से जो है बॉडी के पार्ट जो है मिड लाइन से बॉडी की दूर जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है कि हमारे जो हाथ हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बॉडी पार्ट जो है मिड लाइन से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। 4 1 3 2। फ्लेक्शन हो जाएगा 4, अडक्शन हो जाएगा 1, एक्सटेंशन हो जाएगा 3 और एबडक्शन हो जाएगा 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रोटीन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो प्रोटीन फॉर्म्स न्यू टिश्यूज़, प्रोटीन नए उत्तकों का निर्माण करता है, बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन रेगुलेट्स द बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड, प्रोटीन पानी का और अम्ल का बैलेंस बनाए रखता है, ये भी ठीक है। प्रोटीन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स का उत्पादन करने में मदद करता है, ये भी ठीक है। जब तीनों ठीक है तो 4th गलत होना चाहिए। प्रोटीन मेक्स एंटीबॉडीज़, प्रोटीन एंटीबॉडीज़ बनाता है, जबकि प्रोटीन एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता है, तो हमें इसमें गलत कथन बताना है, तो यही हमारा राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी राउंड्स विल बी प्लेड इफ़ द नंबर ऑफ टीम्स आर 29 इन द नॉकआउट फिक्चर। यदि नॉकआउट फिक्चर में 29 टीम है तो मैच जो है कितने राउंड में समाप्त होंगे। तो मैच के राउंड निकालने का फार्मूला है 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर हम जितनी लेंगे उतने ही राउंड होंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर n ली जाएगी 2 की पावर 5, तो यहाँ पर 5 राउंड हो जाएंगे। आइडेंटिफाई द ऑड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। इसमें चारों आकृतियों को देखकर हमें पहचानना है कि इनसे अलग कौन सी है बाकी तीनों से। तो इसमें पहली जो 3 टेस्ट दिए हुए हैं वो वरिष्ठ नागरिकों के परीक्षण के लिए हैं, और जबकि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है वरिष्ठ नागरिकों के परीक्षण के लिए नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों का स्वस्थता परीक्षण इसके द्वारा नहीं किया जाता, तो यही अलग है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 4 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38। एसर्सन, यहाँ पर कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। तो यूनिसेफ सेज द वाटर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बट USDA इंक्लूड्स इट एज पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। यूनिसेफ कहता है कि पानी को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में यानी कि वृहद पोषक तत्वों में शामिल नहीं किया जा सकता, बट USDA इसको शामिल करता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में और उसका एक पार्ट मानता है इसको। तो रीज़न दिया हुआ है वाटर मस्ट बी टेकन इन लार्ज क्वांटिटीज़ देयरफॉर इट कैन बी कंसिडर्ड अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो रीज़न दिया है कि वाटर को जो है बहुत अधिक क्वांटिटी में लिया जाता है, इसलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में माना जा सकता है। तो दोनों ही कथन ठीक है यहाँ पर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है रीज़न जो दिया हुआ है वो बिल्कुल ए कथन का जो है सपोर्ट कर रहा है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें भी कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। फिजिकल एक्टिविटीज़ एज करेक्टिव मेजर आर वेरी इफेक्टिव। फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं, जो अनुचित मुद्राएं होती हैं उनको ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, फंक्शनल डिफॉर्मिटी को ठीक करने में। कंपैरिजन टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, शारीरिक ढांचे को ठीक करने की बजाय शारीरिक क्रियाकलाप में जो कमियां हैं उनको ठीक करने में फिजिकल एक्टिविटीज़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और रीज़न दिया है मसल्स एंड लिगामेंट्स आर इफेक्टेड इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी। मसल्स और लिगामेंट्स भी इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में मसल्स और लिगामेंट जो हैं इनके बिना जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती और ये उसमें साथ निभाते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में, तो इनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों कथन सही हैं और आर जो है कथन ए का सपोर्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 हो चुका, 39 हो चुका, 40। आइडेंटिफाई द मूवमेंट। चित्र को देखकर मूवमेंट पहचानिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्कमडक्शन, क्योंकि ये एक वृत्तीय गति है। What will be the fitness index score of a girl if the test duration was 300 seconds and the pulse count 1 minute to 1.5 मिनट was 80। एक लड़की का टेस्ट किया गया है 300 सेकंड तक और उसकी पल्स नापी गई है 1 से 1.5 मिनट के बीच में 80 आई है, तो उसका जो है फिटनेस इंडेक्स स्कोर बताना है। तो आपने पहचान लिया होगा ये कौन सा टेस्ट है, ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है। तो इसको जब हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के फार्मूले में आप अप्लाई करोगे तो आपका आंसर 68.1 आ जाएगा। इसका फार्मूला है 100 × 300 अपॉन में 5.5 × 80। तो इस तरह से जब आप इसको करेंगे तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। मैच द फॉलोइंग, 42 क्वेश्चन में भी मैचिंग करनी है। टेक्निकल कमेटी यानी कि तकनीकी समिति दी हुई है, फिर है फाइनेंस कमेटी, वित्तीय समिति, ट्रांसपोर्ट कमेटी, परिवहन समिति, फर्स्ट एड कमेटी, चिकित्सकीय समिति। इनको मैच करना है इनके काम से। तो टेक्निकल कमेटी का काम है डिस्प्यूट को निपटाना, झगड़ों को निपटाना, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। किसी भी प्रकार का कोई इशू है, झगड़ा है तो उसको समिति जो है निपटाएगी। फाइनेंस कमेटी का काम है पैसों का लेखा जोखा देखना, तो टू डील्स विद मनी एंड एक्सपेंडिचर, खर्चे जितने भी होंगे गेम्स में तो उन पर ये कमेटी जो है उस काम को देखेगी। ट्रांसपोर्ट कमेटी खिलाड़ियों को लाना ले जाना, दर्शकों को लाना ले जाना, ये काम जो है ये ट्रांसपोर्ट कमेटी का है। दर्शकों को तो नहीं लेकिन खिलाड़ियों को लाने ले जाने का काम ट्रांसपोर्ट कमेटी करती है। तो ये हो गया इसका प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी। फर्स्ट एड कमेटी, अगर किसी खिलाड़ी को कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है तो उसको मेडिकल फैसिलिटी ये कमेटी जो है प्रोवाइड कराएगी। तो यहाँ पर इसको ऑप्शन देख लेते हैं। टेक्निकल कमेटी का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड हो गया। फाइनेंस कमेटी का हो जाएगा थर्ड, तो बी का थर्ड हो गया। ट्रांसपोर्ट कमेटी का हो गया 1, तो सी का 1 हो गया और डी का 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट लग रहा है, A1, B2, B थर्ड, C1 और D 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग विटामिन द डिसीज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी। किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर है एक तरफ विटामिन दिए हुए हैं A, B, C, D और दूसरी तरफ उनकी कमी से होने वाली बीमारियाँ दी हुई हैं, तो इनको भी मैच करते हैं। तो विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, तो A को हम B से मैच कर देंगे। यहाँ पे भी A, B, C, D को देखकर हम मैच कर सकते हैं। तो A जो है, A को हम विटामिन A में रिकेट्स दिया है, तो पहले इसको देख लेते हैं। रिकेट्स का है विटामिन, रिकेट्स जो है आपका किससे संबंधित होगा, विटामिन डी से। रिकेट्स को आप विटामिन डी से मैच कर देंगे तो ए का आपका हो गया 4। तो नाइट ब्लाइंडनेस को विटामिन ए से यानी कि बी का 1 और बेरी बेरी को विटामिन बी से यानी कि सी का आपका हो गया 2 और स्कर्वी जो है इसको विटामिन सी से मैच करेंगे तो डी का आपका हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट लग रहा है कि A1, A4 और B1 और सी आपका हो गया 2 और डी आपका हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 4, 1, 2, 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग अ थ्रोइंग इवेंट इन एथलेटिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। कौन सी गति के नियम का यहाँ पर प्रयोग होगा जब
कोई भी थ्रोइंग इवेंट होगा एथलेटिक्स में। तो थ्रोइंग इवेंट जब एथलेटिक्स में होगा तो वहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का अप्लाई होगा, क्योंकि वहाँ पर जब भाला फेंकते हैं, डिस्कस थ्रो, कोई भी थ्रोइंग इवेंट है, जब उसमें स्टार्टिंग में उसको फेंकने की क्रिया होगी स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होगा जो कि है इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़ता का नियम। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, या तब तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उसको आकर रोक ना ले। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब भाला जो है तब तक नहीं फेंका जाएगा जब तक खिलाड़ी द्वारा उस पर बल नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू होता है, तो वही अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, असर्शन दिया हुआ है, ए चेंज इन द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। और इसका रीज़न दिया है, लाइटर मास विल ट्रैवल एट ए फास्टर स्पीड। तो बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि जब जितनी कम वजन की वस्तु होगी वो उतनी स्पीड से आगे जाएगी, और जो वस्तु पर लगाया गया बल है वो उसकी संहति के साथ ही निर्भर करता है कि उसकी संहति कितनी है और उस पर बल लगाया जा रहा है वो उसके अनुपात में कितना लगाया जा रहा है। तो दोनों ही कथन सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ दीज इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इनमें से प्लानिंग का कौन सा उद्देश्य नहीं है। एनहांस क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को बढ़ाना है। इंक्रीज एफिशिएंसी, कार्यकुशलता में बढ़ोतरी, ये भी है। रिड्यूस चांस ऑफ मिस्टेक, गलतियों को कम करने के अवसर, ये भी है। फैसिलिटीज़ पुअर कोऑर्डिनेशन, खराब तालमेल की सुविधा देना, ये नहीं है प्लानिंग का ऑब्जेक्ट। तो यही राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हमें नोट बताना है इसमें कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो डी राइट आंसर है। 47 में एक चित्र दिया हुआ है और इसमें एक टेस्ट दिया हुआ है, इसको देखकर पहचानना है कि ये कौन सा टेस्ट है। तो आपने पहचान लिया होगा, ये 6 मिनट वॉक टेस्ट है ये। और कैलकुलेट द BMI ऑफ ए गर्ल एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी इफ़ हर वेट इज़ 68 kg एंड हाइट इज 161 सेंटीमीटर 161 सेंटीमीटर। तो एक लड़की का BMI निकालना है जिसका वेट दिया हुआ है 68 kg और हाइट दी है 161 सेंटीमीटर। तो वेट निकालने का यानी कि BMI निकालने का वेट और हाइट के थ्रू BMI निकाला जाएगा, जिसका फार्मूला होगा वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, और हाइट होनी चाहिए मीटर में, बट यहाँ पर मीटर में नहीं दी हुई, यहाँ पर सेंटीमीटर में दी हुई है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.61 मीटर हो जाएगा। और जब इसको आप फार्मूले में अप्लाई करेंगे 68 अपॉन में 1.61 इंटू 1.61, 2 बार इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि BMI लड़कियों के लिए जो है 25 तक जो है सामान्य भार माना जाता है, उसके बाद ओवरवेट हो जाएगी वो। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ओवरवेट। तो सी जो आंसर है ओवरवेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं पार्ट बी के। अब आगे देखते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी में क्वेश्चन है ये 48 हो गया है, 49 क्वेश्चन हम देखते हैं। 49 क्वेश्चन में एक चार्ट दिया हुआ है नीचे, जिसमें एक स्कूल का BMI डेटा दिया हुआ है। बिलो गिवन इज़ द BMI डेटा ऑफ ए स्कूल हेल्थ चेकअप। तो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बेस पर, इन विच कैटेगरी डज द मेजर स्टूडेंट पॉपुलेशन फॉल इनटू। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के जो छात्र हैं किस कैटेगरी में आते हैं, स्कूल के ज़्यादातर छात्र जो हैं। तो यहाँ पर आपने देखा टेल की जो संख्या, टेल की संख्या वाला पार्ट है जिसमें टेल बनी हुई है वो ज़्यादा है, वो पार्ट ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। तो उसका जो नीचे दिया हुआ है क्राइटेरिया 18.5 से लेकर 24.9 तक BMI दिया हुआ है, जो कि एक सामान्य भार में आता है। तो इसमें आ जाएगा नॉर्मल वेट। तो नॉर्मल वेट जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस स्कूल की ज़्यादातर जो स्कूल है उसके, इस स्कूल के जो ये स्कूल है इसके जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, सामान्य भार में। नॉर्मल वेट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर लक्ष्मण एजेड 65 ईयर्स वर्कड एज ए सिविल इंजीनियर इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ये मिस्टर लक्ष्मण काम करते हैं। इनकी आयु है 65 ईयर्स और एक सिविल इंजीनियर है। ही हैड टू वॉक एंड क्लाइंब अ लॉट एज पार्ट ऑफ हिज जॉब। और वो अपना काम जब करते हैं तो उसमें ज़्यादातर काम उनका चलने फिरने का होता है। तो ही सेटल्ड विद हिज सन एंड स्पेंट आफ्टर रिटायरमेंट।
सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायर होने के बाद वो अपने बेटे के साथ सेटल हो गए, रह रहे हैं। एंड स्पेंड टाइम विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, और अपने पोता पोतियों के साथ समय बिता रहे हैं। नाउ डेज, आजकल ही इज एक्सपीरियंस, उन्होंने महसूस किया डिफ़िकल्टी इन डूइंग सर्टेन कोर्स विच इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट, कि उन्हें कुछ काम करने में दिक्कत हो रही है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ वो करते हैं उनमें उन्हें कुछ दिक्कत महसूस हो रही है। तो द टेस्ट शोन इन द पिक्चर इज परफॉर्म टू एक्सेस विच कंपोनेंट, तो ये जो टेस्ट दिया गया है चित्र में, ये उनके हेल्थ के किस कंपोनेंट को मापने के लिए किया जाता है सीनियर सिटीजन में। तो यह बताना है आपको, एजिलिटी, एंड्योरेंस और स्पीड और स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा एजिलिटी, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो है या बड़ी आयु के जो लोग हैं तो वो धीरे धीरे चलेंगे, दौड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, बाद में चाहे वो थोड़ी स्पीड बढ़ा ले, लेकिन शुरू में वो चलकर ही उस टेस्ट को पूरा करेंगे। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एजिलिटी। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें 2 पिक्चर दिखाई गई हैं। एक में आपको वाइट कलर की बॉल है जो तेज़ी से आगे जा रही है, और ये ब्लू कलर की जो बॉल दिखाई दे रही है ज़्यादा आगे नहीं गई है, रुक गई है वहीं पे। तो इनको देखकर फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ एबीसी स्कूल, एबीसी कोई स्कूल है जिसके फिजिकल एजुकेशन टीचर पीई टीचर ने बच्चों को पढ़ाते समय वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को। तो उस समय उन्होंने एक चित्र दिखाया और उन्होंने एक्सप्लेन किया और बच्चों को दिखाया इस पिक्चर के थ्रू, और एंड ट्राई टू एक्सप्लेन, समझाया हाउ देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर वेट, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के वेट अलग अलग हैं तो उनकी स्पीड में क्या अंतर हो सकता है। कैन यू नेम द लॉ, क्या तुम इस नियम का नाम बता सकते हो। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि वस्तु का जितना वजन होगा, जिस तरह से एक बॉल अगर भारी है तो वो वहीं पे रुक गई है थोड़ी दूर जाके, और एक बॉल जो है हल्के वजन की है तो वो और आगे जा रही है। तो हल्का वजन, अगर कम वजन वाली वस्तु है तो वो अधिक स्पीड से आगे जाएगी, और अधिक वजन वाली वस्तु है वो कम स्पीड से जाएगी अगर दोनों पर एक जैसा ही बल लगाया जाएगा। तो ये न्यूटन का सेकंड नियम है, तो यहाँ पर यही इसका आंसर हो जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 52 है, जतिन इज अ वेट लिफ्टर इन द 96 kg कैटेगरी। जतिन जो है 96 कैटेगरी का वेट लिफ्टर है, और ही हैज़ टू पार्टिसिपेशन इन अ वेट लिफ्टिंग कंपटीशन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते उसे पार्टिसिपेट करना है वेट लिफ्टिंग के एक कॉम्पिटिशन में, प्रतियोगिता में। विच ही इज़ टेकिंग गुड केयर ऑफ हिज प्रैक्टिस एंड डाइट, और वो उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस करना चाहता है, अच्छी डाइट लेना चाहता है। ही हैज़ इंक्लूडेड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन हिज डाइट, और वह अपनी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ज़रूरी वो शामिल करता है। बेस्ड ऑन दिस केस, इस प्रकार से इस स्थिति में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डू यू थिंक वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जतिन्स डाइट, तो जतिन को अपनी डाइट में कौन सा कंपोनेंट, जो इसमें से कौन सा तत्व जो है शामिल ज़्यादा करना चाहिए। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और मिनरल्स, तो उसे प्रोटीन जो है अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये नए ऊतकों का निर्माण करता है। रोहन एंड सतीश ऑर्गेनाइज्ड अ वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑन नॉकआउट बेसिस, रोहन और सतीश ने नॉकआउट बेसिस पर एक टूर्नामेंट आयोजित किया है। दे फाउंड दैट द स्पेक्टेटर्स वर लॉसिंग इंटरेस्ट इन द टूर्नामेंट बिकॉज 2 गुड टीम्स वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट एज दे वर डिफीटेड इन द बिगिनिंग। तो उन्होंने देखा कि टूर्नामेंट में जो है दर्शकों का, देखने वालों का इंटरेस्ट कम हो गया है, क्योंकि 2 अच्छी टीम जो हैं पहले ही शुरुआत में ही हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। विच प्रोविज़न कुड हैव अवॉइडेड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो इस स्थिति से बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए, उन दोनों को क्या करना चाहिए। तो उन्हें सीडिंग मेथड अपनाना चाहिए, क्योंकि सीडिंग मेथड के द्वारा फर्स्ट राउंड में जो है अच्छी टीम नहीं खेलेंगी, वो सेकंड या थर्ड राउंड में खेलेंगी, और जिससे जो अच्छी टीम है वो आगे तक बनी रहेंगी और दर्शकों का इंटरेस्ट भी बना रहेगा, और अच्छी टीमों के साथ ही उनका मैच होगा। इस प्रकार से उन्हें सीडिंग मेथड यहाँ पर अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर सीडिंग मेथड नहीं अपनाएंगे तो पहले ही राउंड में जो है अच्छी टीमें जो है भिड़ेंगी एक दूसरे से और बाहर हो जाएंगी, और सीडिंग मेथड में उन्हें अगर तीसरे राउंड में डाला जाएगा तो उस तरह से वो अच्छी टीम जब जीत के आएगी उनके साथ उनका मैच होगा, जिससे दर्शकों का जो है मनोरंजन बना रहेगा, और लास्ट तक टीम जो है अच्छी फाइनल में भी पहुँचेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडी इज़ डायग्नोज्ड विद पोस्चरल एडेप्शन ऑफ द स्पाइन इन लेटरल डायरेक्शन। सैंडी
कोलेटरल डायरेक्शन यानी कि साइड में दाएं या बाएं एक पोस्चुलर डिफॉर्मिटी उसकी पहचानी गई है। द कर्व इज़ आइडेंटिफाइड एज कॉन्वेक्सिटी राइट, और राइट की तरफ उसका कर्व बताया है उसे डॉक्टर ने। इट हैपन ड्यू टू सैंडीज अंडर डेवलप्ड लेग्स, सैंडी के पैर जो है अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाई, इस कारण से भी हुआ। एंड कैरिंग हैवी लोड्स ऑन द वन साइड ओनली, और एक तरफ ज़्यादा वजन उठाने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। वट काइंड ऑफ पोस्चुरल डिफॉर्मिटी डॉक्टर्स फाउंड इन सैंडी, तो डॉक्टर्स को सैंडी में कौन सी पोस्चुलर डिफॉर्मिटी आसन संबंधी विकृति दिखाई दी। तो इसमें स्कोलियोसिस इसका आंसर होगा, क्योंकि दाएं या बाएं लेटरल डायरेक्शन में स्कोलियोसिस जो है होता है पोस्चुलर डिफॉर्मिटी। काइफोसिस पीछे की तरफ होता है, बोलेक्स खुली टांगे, और फ्लैट फुट जो है चपटे पैर है, जो कि इसका काइंड है ही नहीं। तो पीठ की जो रीढ़ की हड्डी संबंधित दो इसमें ऑप्शन दिए हैं, स्कोलियोसिस और काइफोसिस, इसमें से स्कोलियोसिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, मोटर डेवलपमेंट ओनली हैपन्स व्हेन द चाइल्ड इज बायोलॉजिकल एंड मेंटली रेडी फॉर इट। तो मोटर डेवलपमेंट यानी कि गामक विकास तभी संभव है जब बच्चा जो है बायोलॉजिकल और मेंटल रूप से ठीक हो। तो मोटर आगे पढ़ते हैं। मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट एंड वेरियस मोटर एबिलिटीज़ फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। तो गामक विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक होता ही रहता है। इट इज़ द एबिलिटी टू मूव अराउंड एंड मैनिपुलेट हिज हर इन्वायरमेंट, और ये योग्यता उसके चारों तरफ जो उसका वातावरण है उस पर भी निर्भर करती है। द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय एक्सट्रीमली रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और शुरुआत में बच्चों का जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। एज इन द सेकेंड स्टेज बाय द एज ऑफ सेकेंड ईयर्स, तो दूसरे साल तक भी बच्चों में ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से चलती रहती है। दिस डेवलपमेंट हैज़ बिगन टू लेवल आउट समवट, और ये द फाइनल स्टेज डज नॉट हैव एनी मार्क्ड न्यू डेवलपमेंट, रादर इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द मास्टरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स अचीव्ड इन द फर्स्ट टू स्टेज। अगर पहले एक दो साल में अगर बच्चे का डेवलपमेंट और विकास अच्छे से नहीं हो पाता, तो आगे भी उसका विकास जो है उस गति से नहीं होता जिस गति से होना चाहिए। तो उसके कुछ कारण हैं कि किन कारणों के कारण बच्चे का विकास जो है बाधित हो जाता है। तो इसमें कारण दिए हुए हैं, तो वो आपको आंसर बताना है। विच फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, तो गामक विकास को कौन से जो तत्व हैं वो प्रभावित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, न्यूट्रिशन, अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, ये सारे जो हैं बिल्कुल जिम्मेदार हैं। ओबेसिटी, पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इसके लिए जिम्मेदार है। बायोलॉजिकल यानी कि उसका शरीर का विकास अगर सही नहीं हो रहा है कि वातावरण के कारण या खान पान के कारण या अपॉर्चुनिटी या अवसर नहीं मिल रहा उसको बाहर खेलने फिरने का, घूमने का, बाहर घुमाने का, तो ओबेसिटी, मोटापा भी इसका एक कारण हो सकता है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, गलत तरीके से बैठने उठने चलने का तरीका भी हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर वो नहीं कर रहे हैं रेगुलरली तो भी हो सकता है। तो दोनों यही जो ऑप्शन दिए हुए ए और बी में ये सारे कारण हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड द एरोबिक फिटनेस टेस्ट, इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रूहा एंड अदर्स इन 1943। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कहलाता है, और इसको प्रतिपादित किया गया है ब्रूहा द्वारा 1943 में। इट इज़ यूज टू मेजर एरोबिक फिटनेस बाय चेकिंग द रिकवरी रेट, और ये रिकवरी रेट चेक करने के लिए किया जाता है हृदय की तो फिटनेस की, एरोबिक फिटनेस की। फ्यू स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू कंडक्ट द हार्वर्ड स्टेप फॉर द क्लासमेट एंड दे वर आस्क्ड डिटेल्स ऑफ देयर एरोबिक कैपेसिटी। तो कुछ बच्चों को टीचर ने हार्वर्ड स्टेप कंडक्ट करने के लिए कहा और उनकी डिटेल लिखने के लिए कहा एरोबिक कैपेसिटी की। फॉर कंडक्टिंग टेस्ट दे रिक्वायर्ड ए बेंच सेपरेट फॉर बॉयज़ 20 इंचज़ एंड गर्ल्स 16 इंचज़ विद वन स्टॉप वॉच टू नोट डाउन द टाइमिंग एंड देयर रिकवरी रेट। तो इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए बच्चों से कहा गया कि लड़कों के लिए 20 इंच का और लड़कियों के लिए 16 इंच का एक बॉक्स चाहिए, एक स्टॉप वॉच चाहिए, एक नोटबुक चाहिए। तो हाउ मेनी टाइम्स इज़ द रीडिंग टेकन फॉर कैलकुलेटिंग ए लॉन्ग टर्म फिटनेस इंडेक्स, तो उन्हें कितनी बार जो है लॉन्ग टर्म फिटनेस के इंडेक्स में उनकी पल्स रेट लेनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन नंबर 57, ऋषि हु वाज स्टडिंग इन क्लास 12th इज ए साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट। ऋषि जो कक्षा 12 में पढ़ता है वो साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी है। ड्यूरिंग हिज फिजिकल एजुकेशन क्लास ही गॉट कन्फ्यूज्ड हाउ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर यूजफुल इन स्पोर्ट्स
तो फिजिकल एजुकेशन की क्लास में वह कंफ्यूज हो गया कि न्यूटन के गति के नियम जो हैं किस प्रकार से गेम में मददगार हैं एंड हाउ दे कैन बी अप्लाइड इन स्पोर्ट्स, और वे किस तरह से खेल में अप्लाई होते हैं। बट हिज टीचर एक्सप्लेन्ड दीज लॉज विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम स्पोर्ट्स विच प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर हिम। लेकिन उनके पीई टीचर ने उन्हें क्लास में खेलों के उदाहरण देकर न्यूटन के लॉ को समझाया, जो कि उसके लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ और उसे अच्छे से समझ में आ गया। स्विमिंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। तो स्विमिंग जो है किस गति के नियम का एक उदाहरण है, तो ये बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एसिलरेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ रिएक्शन, जो कि स्विमिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। इस मोशन का स्विमिंग जो है इस मोशन का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तैराक जो है अपने हाथों से पानी को पीछे फेंकता है और पानी फिर उसी गति से उसको आगे धकेलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, लॉ ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 58, पोस्चर प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अवर डेली एक्टिविटीज़। हमारे प्रतिदिन के क्रियाकलापों में आसन जो है, शरीर की जो मुद्रा है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। करेक्ट पोस्चर मीन्स द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी इन एक्यूरेट एंड प्रॉपर मैनर। सही और बिल्कुल अच्छे ढंग से बॉडी का जो पोस्चर है अगर वो रहता है तो उससे हमारी बॉडी बैलेंस रहती है। करेक्ट पोस्चर के साथ हमारी बॉडी बैलेंस रहती है एक प्रॉपर और सही मैनर में। वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिविजुअल्स। तो लोगों में जो है कई प्रकार की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर 3 चित्र दिए हुए हैं। सबसे पहले ये चित्र दिया हुआ है जिसमें पैर खुले हुए हैं, बोलेक्स का एक उदाहरण है। दूसरा जो है नॉक नीज का उदाहरण है और तीसरा जो है एक सही पोस्चर है। तो इन पिक्चर्स में अबव गिवन पिक्चर द डिफॉर्मिटी सीन ऑन द लेफ्ट मोस्ट इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। तो ये जो पिक्चर दी हुई है सबसे लेफ्ट में जो पहली पिक्चर दी हुई है उसको वो जो है डिफॉर्मिटीज़ किस कारण से हो सकती है ये हमें बताना है। तो आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी और बोथ बी एंड सी। तो बोन से रिलेटेड जो भी डिफॉर्मिटीज़ है, विकृतियाँ हैं, वो कैल्शियम से रिलेटेड होंगी। तो कैल्शियम और विटामिन डी इसका आंसर होगा। तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, सोहन ए न्यू स्टूडेंट इन द स्कूल वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड in sports, and while learning various biomechanical aspects of the game including various movement, he became curious to understand movement used in different games। तो सोहन जो एक नया छात्र है वह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है स्पोर्ट्स में, और जब वह बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स चैप्टर पढ़ रहा था जो कि गेम में इंक्लूड है ये सारी मूवमेंट, तो वह बहुत उत्सुक हो गया इन मूवमेंट्स के बारे में जानने के लिए जो कि विभिन्न गेमों में यूज़ होती हैं। तो जीव यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स जो है शारीरिक शिक्षा और खेल कूद का एक उप विषय है, जिसके अंतर्गत स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था में मानव शरीर पर कार्य करने वाली शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। तो नीचे ये जो चित्र दिए हुए हैं, इन चित्र में जो गतियाँ दी हुई हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये 2 गतियाँ इसमें दी हुई हैं। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कम्स अंडर विच मूवमेंट। तो वो किस मूवमेंट के अंतर्गत आती हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इसमें सारी जो चित्र में गतियाँ दी हुई हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन से ही रिलेटेड है। तो ग्लाइडिंग, एंगुलर, रोटेशन और सर्कमडक्शन। तो इसमें आप चित्र को देखकर भी पहचान सकते हैं, आपको कक्षा में टीचर ने भी बताया होगा। तो यहाँ पर एंगल कम और ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर एंगुलर राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में एंगल कम हो जाता है और बढ़ जाता है। इन 2 एक्शन में यही जो है दिखाई दे रहा है इन चित्र में, तो यही आंसर हो जाएगा एंगुलर। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, ABC स्कूल इज वन ऑफ द रेप्यूटेड स्कूल इन देयर लोकेशन फॉर द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी it provides to its stakeholder. Keeping that in consideration, CBSE Sports Cell has given them the responsibility of conducting CBSE football cluster. 35 teams have sent their entry for participation in the tournament. तो ABC एक रेप्यूटेड स्कूल है जो कि गेम की फैसिलिटी से
गेम की फैसिलिटीज़ है, उसमें अंदर गेम की फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, सारी गेम की फैसिलिटीज़ हैं। तो इस तरह से सीबीएसई स्पोर्ट्स सेल ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है फुटबॉल का मैच कराने की। तो सीबीएसई फुटबॉल क्लस्टर वहाँ पर होगा, जिसको 35 टीम वहाँ पर भेजी गई हैं और पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो उनका मैच उस स्कूल में होगा, जो कि स्कूल को कंडक्ट कराना होगा, क्योंकि वहाँ पर गेम की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ टीम विलिंग टू पार्टिसिपेट, द स्कूल शुड कंडक्ट द कंपटीशन बाय विच फिक्चर। तो स्कूल जो है, जो 35 जो है, एक बड़ी संख्या है। तो इतनी सारी टीमों का जो मैच है स्कूल किस विधि से कंडक्ट कराएगा, तो इसमें 4 विधियां दी हुई हैं, लीग, नॉकआउट और स्टेयरकेस चैलेंज। तो इसमें लीग और स्टेयरकेस में तो बहुत ज़्यादा समय भी लग जाएगा, और नॉकआउट विधि यहाँ पर बेस्ट रहेगी, क्योंकि नॉकआउट विधि में जो है समय भी कम खर्च होगा। आपने इसके लाभ हानि पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया है कि नॉकआउट जो मैच होते हैं उनमें समय भी कम लगता है और खर्च भी कम होता है और दर्शकों का मनोरंजन भी बना रहता है। तो यहाँ पर जो है नॉकआउट फिक्चर से ये स्कूल जो है मैच कराएगा, क्योंकि लीग पद्धति में, स्टेयरकेस पद्धति में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉकआउट। तो ये थे बच्चों आपके सीबीएसई द्वारा इशू पेपर के ABC के क्वेश्चन, जिसमें आपने देखा कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न पर बेस्ड है। तो ऐसा ही आपका क्वेश्चन पेपर भी आने वाला है, तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे। और सिचुएशन बेस्ड है, पिक्चर बेस्ड है और ऑप्शनल क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो इसी पैटर्न पर आपका पेपर आने वाला है। ये सैम्पल पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।